नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल इंडियन केस में। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गाजियाबाद के थाना नंदग्राम के गांव सिकरोट का रहने वाला चंद्रवीर बहुत खुश था, क्योंकि उसने अपनी पैतृक जमीन का छोटा सा टुकड़ा अच्छे दामों में एक बनिए को जो बेच डाला था। बनिया वहां अपनी दुकान बनाना चाहता था। अब बनिया वहां दुकान खोले या कुछ और बनवाए, चंद्रवीर को इससे कोई मतलब नहीं रह गया था। वो तो नोटों को अपने अंगोछे में बांधकर घर की ओर लौट पड़ा था। रास्ते से उसने देशी दारू की बोतल भी खरीदकर अंटी में खूंज ली थी। घर के पास पहुंचकर उसने अपने पास वाले घर के दरवाजे पर जोर से आवाज लगाई, अरुण, ओ अरुण। कुछ ही देर में दरवाजा खोलकर दुबला पतला गोरे रंग का युवक सामने आया। चंद्रवीर के चेहरे की चमक और खुशी देखकर ही वो ताड़ गया कि चंद्रवीर ने बेकार पड़ा जमीन का वो टुकड़ा बेच डाला है, जिसे बेचने की वो पिछले 1 महीने से कोशिश कर रहा था। फिर भी अरुण उर्फ अनिल ने पूछा, क्या बात है भैया, काहे पुकार रहे थे मुझे और इतने खुश काहे हो आप? अरुण, मैंने अपनी जमीन का बलुआ रेत वाला वो टुकड़ा बनिए को 1 लाख रुपए में बेच डाला है। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये लो 200 रुपए, दौड़कर चिकन ले आओ। तुम्हारी भाभी से चिकन बनवाएंगे। जब तक चिकन पकेगा हमारी महफिल में जाम छलकते रहेंगे, आज जी भर कर पिएंगे। अरुण हंस पड़ा, होश में रहने तक ही पीनी होगी भैया, ज्यादा पी ली तो भाभी बाहर चौराहे पर चारपाई लगा देंगी। चंद्रवीर ने खीसे निपोरी, होश में ही रहूंगा अरुण, तुम्हारी भाभी के गुस्से का शिकार थोड़ी ही होना है। अब तुम देर मत करो, जल्दी चिकन खरीद लाओ। यूं गया और यूं आया भैया, अरुण ने हाथ नचाकर कहा और भीतर घुस गया। कुछ ही देर में वो थैला लेकर बाहर आया। भैया, आप पानी गिलास तैयार करिए, मैं दौड़कर चिकन ले आता हूँ। अरुण तेजी से मुर्गा मंडी की तरफ चला गया तो चंद्रवीर ने अपने घर में प्रवेश किया। बैठक में पहुंचकर उसने पत्नी को आवाज लगाई, सविता। उसकी पत्नी चुन्नी के पल्लू से हाथ पोंछती हुई बैठक में आ गई। वो सुंदर और गेहुए रंग की थी। चेहरे पर अब उम्र की रेखाएं उभरने लगी थीं, लेकिन उसके भरे हुए मांसल जिस्म की बनावट के कारण वो प्रौढ़ावस्था में भी जवान ही दिखाई पड़ती थी। यह 1 लाख रुपया है, संभाल लो। अपने लिए कान के झुमके बनवा लेना, एक अच्छा सा सूट, स्वेटर और शाल भी खरीद लाना। इसमें से 500 रुपये मैंने अपने शौक के लिए लिया है। अरुण को चिकन लेने बाजार भेजा है। अरुण, सविता ने मुंह बिगाड़ा, उसे काहे भेजा बाजार? भाई है मेरा, वो काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? चंद्रवीर ने कहा, वैसे तुम काहे इस बात पर नाराज हो रही हो? कुछ कहा क्या उसने? आज? सविता कुछ कहते कहते रुक गई और पति की ओर देखने लगी। क्या हुआ आज? चंद्रवीर ने उसकी ओर प्रश्नसूचक नजरों से देखा। आज मैंने बालों में डालने के लिए तेल की शीशी उठाई तो उसमें तेल खत्म था। मैंने अरुण को बुलाकर तेल लाने के लिए कहा तो वो मना करके चला गया। कह रहा था कि उसे नींद आ रही है। चंद्रवीर हंस पड़ा, अरे नींद आ ही रही होगी उसे, तभी तो मना कर दिया होगा। इसमें नाराज क्या होना? जाओ ये रुपए बक्से में रख दो और ताला लगा देना। हाँ, मिर्च मसाला भी पीस लो, चिकन पकेगा आज। सविता ने रुपए लिए और अंदर के हिस्से में बने उस बेडरूम में आ गई जिसमें वे लोग सोते थे। उसमें एक संदूक रखा था। सविता ने रुपए संदूक में संभाल कर रख दिए। इसके बाद सविता किचन में आ गई। उसने आज पति चंद्रवीर से झूठ बोला था। बात को वो बड़ी सफाई से घुमा गई थी, जबकि मामला दूसरा ही था। बात ये थी कि आज जब वो दोपहर में घर के आंगन में लगे हैंडपंप पर नहाने बैठी थी तो उसने अपने अंगवस्त्र तक उतार कर धोने के लिए डाल दिए थे। वो अपनी देह को मल रही थी। कड़क धूप में बाहर बैठकर नहाना उसे अच्छा लगता था। उसकी पीठ चारदीवारी के दरवाजे की तरफ थी। उसका देवर अरुण न जाने कब आंगन में आ गया था और उसे बड़ी ललचाई नजरों से नहाते हुए देख रहा था। वो उसके नग्न जिस्म को घूर रहा था। सविता को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। नहाने के बाद वो तौलिया उठाने के लिए खड़ी होकर घूमी तो उसकी नज़र अरुण पर चली गई। वो घबरा गई। उसने जल्दी से तौलिया उठाया और शरीर पर लपेटकर कमरे की ओर भागी। अरुण उसकी बदहवासी देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। सविता ने कमरे में आकर किवाड़ बंद कर लिए। तौलिया उसके हाथों से नीचे गिर पड़ा। उसने अपने बदन को देखा तो खुद ही लजा गई। उसकी सांसें अभी भी धौंकनी की तरह चल रही थीं। वो ये सोचकर ही शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी कि उसके इसी नग्न जिस्म को अरुण ने बड़ी बेशर्मी से देखा है। अरुण की आंखों में वासना और चेहरे पर वहशी चमक थी। सविता को उस समय लगा था कि यदि वो क्षण भर भी और आंगन में रह जाती तो अरुण लपक कर उसे बाहों में भर लेता। अरुण उर्फ अनिल था तो चचा ससुर का लड़का,
लेकिन था तो मर्द, और यह सविता की जिंदगी का पहला वाकया था कि उसके पति चंद्रवीर के अलावा किसी दूसरे मर्द ने उसकी नग्न देह को देखा था। कमरे में वो काफी देर तक अपनी उखड़ी सांसों को दुरुस्त करती रही। उसके बाद अपने कपड़े पहनकर उसने दरवाजा खोलकर बाहर झांका था। अरुण आंगन से जा चुका था। सविता ने राहत की सांस ली और बाहर आई थी। फिर वो अपने कपड़े धोने बैठ गई थी। सारा दिन यही सोचकर वो शर्म महसूस करती रही कि अब अरुण से वो नजरें कैसे मिलाएगी। कसूर इसमें अरुण का नहीं था। वो नहाने बैठी थी तो उसे दरवाजा अंदर से बंद कर लेना चाहिए था। अरुण अचानक आ गया तो इसमें दोष उसका कैसे हुआ? हाँ, यदि वो नग्न नहा रही थी तो अरुण को तुरंत वापस चले जाना चाहिए था। सविता ये सोचकर सारा दिन पशोपेश में रही कि अरुण से वो नजरें कैसे मिलाएगी। कम से कम 2-4 दिन वो अरुण के सामने नहीं जाएगी। सविता ने सोचकर दिल को समझा लिया था, लेकिन चंद्रवीर ने अरुण को शराब की दावत देकर चिकन लाने बाजार भेज रखा था। अब अरुण घर जरूर आएगा, उससे उसका सामना भी होगा। उफ! सविता का वो दिल फिर तेजी से धड़कने लगा था, जिसे दोपहर में उसने बड़ी कोशिश करके काबू में किया था। रसोई में आकर वो काम तो कर रही थी, लेकिन सामान्य नहीं थी। सविता! उसके कानों में पति की आवाज पड़ी। चंद्रवीर उसे पुकार रहा था। इसका मतलब था अरुण चिकन ले आया था। सविता अरुण के सामने नहीं आना चाहती थी। सविता ने किचन से आवाज लगाई, क्या है, क्यों आवाज लगा रहे हो? अरुण चिकन ले आया है, ले जाओ। चंद्रवीर ने बताया। आप ही यहाँ ला दो, मैंने मसाला तवे पर डाला है, जल जाएगा। चंद्रवीर थैला लेकर आ गया। थैला रखकर उसने 2 कांच के गिलास, पानी का लोटा व प्लेट उठाई और चला गया। सविता ने जैसे तैसे खाना तैयार किया और चंद्रवीर को आवाज लगाई, खाना बन गया है, मैं थाली लगा रही हूँ, आकर ले जाओ। तुम ही ले आओ, चंद्रवीर ने कहा तो सविता को थाली में भोजन रखकर खुद ही बैठक में लाना पड़ा। उसने उस वक्त चुन्नी को अपने सिर पर इतना खींच लिया था कि अरुण की नजरें उसकी नजरों से न मिल सके। थालियां पति और अरुण के सामने रखते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था और सांसें धौंकनी सी चल रही थीं। उसने चोर नजरों से देखा। अरुण उसे देखकर बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। खाना परोसकर वो तेजी से बैठक से बाहर आ गई। जैसे तैसे चंद्रवीर और अरुण की वो दावत रात के 10 बजे तक खत्म हुई। अरुण चला गया तो सविता की जान में जान आई। दूसरे दिन चंद्रवीर किसी काम से चला गया तो सविता ने कुछ सोचकर अरुण के घर की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो रात को ही इस बात का फैसला कर चुकी थी कि अरुण से कल की बेशर्मी भरी हरकत पर सख्ती से बात करेगी। अगर वो चुप रहेगी तो अरुण फिर से वैसी हरकत कर सकता है। अरुण का दरवाजा धुलता हुआ था। सविता ने दरवाजा धकेला तो वो अंदर की तरफ खुल गया। सविता सीधा अरुण के कमरे में आ गई। अरुण उस वक्त बिस्तर में लेटा टीवी देख रहा था। आहट पाकर उसने नजरें घुमाई तो सविता को देखकर हड़बड़ा कर चारपाई पर उठ बैठा। भाभी आप? उसने हैरानी से कहा। हाँ, मैं, सविता रूखे स्वर में बोली। बैठो। अरुण जल्दी से चारपाई से उतर गया। मैं बैठने नहीं आई हूँ, तुमसे कुछ पूछने आई हूँ, सविता तीखे स्वर में बोली। मुझे ये बताओ, तुमने वो बेहुदा हरकत क्यों की थी? कैसी बेहुदा हरकत भाभी? अरुण ने खुद को संभाल कर संयत स्वर में पूछा। कल मैं जब नहा रही थी तो तुम अंदर घुस आए और मुझे आंखें फाड़ कर देखते रहे। क्यों भाभी? अरुण बेशर्मी से मुस्कुराया। आप हो ही इतनी हसीन कि मैं चाह कर भी अपनी नजरें नहीं हटा सका। सविता उसकी बात पर अचकचा गई। उसे कुछ नहीं सूझा कि वो क्या कहे। अरुण अपनी ही धुन में बोलता चला गया। भाभी, आपका गदराया यौवन है ही इतना हसीन कि उस पर से कोई मूर्ख ही अपनी नजरें हटाएगा। मैं बेवकूफ और मूर्ख नहीं हूँ, कसम ले लो भाभी, मैंने आपकी पीठ के तिल भी गिने हैं। सविता शर्म से जमीन में जैसे गड़ गई। उसके मुंह से धीरे से निकला, चुप हो जाओ अरुण, प्लीज अब आगे कुछ मत कहना। अरुण ने गहरी सांस ली। हकीकत बयां कर रहा हूँ भाभी, भले ही आपकी शादी हुए 14 साल हो गए, लेकिन आपकी सुंदरता एक बेटी की मां बनने के बाद भी कम नहीं हुई है। आप रूप की देवी हो। चंद्रवीर भैया आपकी पूजा नहीं करते होंगे। कसम ले लो, यदि आप मेरी किस्मत में लिखी होती तो मैं आपको सिंहासन पर बिठा कर पूजता। सविता अपनी तारीफ सुनकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। अरुण की एक एक बात उसके रोम रोम को पुलकित कर रही थी। उसके मन में अजीब सी हलचल मच गई थी। उसे अरुण की अंतिम बात ने रोमांच से भर दिया। उसे लगा अरुण उसे शिद्दत से प्यार करता है। उसके यौवन का वो प्यासा भंवरा है, तभी तो उसकी चाहत शब्दों के रूप में उसके होठों पर आ गई है। वो अरुण को डांटने आई थी, अब उसकी बातों ने उसे मोह में बांध लिया।
सविता से कुछ कहते नहीं बना तो अरुण ने उसकी कलाई पकड़ ली और हथेली अपने सीने पर रखकर दीवानों की तरह आह भरते हुए बोला, इस सीने में जो दिल है भाभी, वो सिर्फ तुम्हें चाहता है। आज से नहीं, बरसों से मैं तुम्हें मन ही मन प्यार करता आ रहा हूँ। तो कहा क्यों नहीं? सविता आंखें बंद करके धीरे से फुसफुसाई। डरता था भाभी, कहीं तुम बुरा न मान जाओ। तुम चंद्रवीर भैया की अमानत हो। मैं अमानत में खयानत करना नहीं चाहता था। अब क्या कर रहे हो? सविता मदहोशी के आलम में बोली, तुम मेरी हथेली सहला रहे हो, ये भी तो गुनाह है न। आज हिम्मत बटोर ली है भाभी। देखता रहूंगा तो जी जलता रहेगा। आज तुम्हें संपूर्ण पा लेने की इच्छा है, तभी मन में ठंडक पड़ेगी। सविता 35 वर्षीय अरुण की बातों और उसके प्यार भरे स्पर्श से अपना होश गंवा चुकी थी। उसने आंखें बंद करके फुसफुसा कर कहा, लो कर लो अपने दिल की, तुम्हारे दिल में जो आग भड़क रही है उसे शांत कर लो। सविता की इजाजत मिली तो अरुण ने उसे बाहों में समेट लिया। देवर भाभी के पवित्र रिश्ते की दीवार को ढहने में फिर वक्त नहीं लगा। सविता जब अरुण के कमरे से निकली तो उसका गुस्सा कपूर की गंध की तरह उड़ चुका था। जिस अरुण ने उसे नहाते हुए नग्न हालत में देखा था, वही अरुण अब उसके तनमन पर छा गया था। सविता बहुत खुश थी। उसने अपने पति चंद्रवीर के साथ देवर अरुण को भी दिल में जगह दे दी थी। ये बात सन 2017 की है। 42 वर्षीय चंद्रवीर को पैतृक संपत्ति का काफी बड़ा हिस्सा बंटवारे में मिला था। वो उसी संपत्ति का थोड़ा थोड़ा हिस्सा बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा था। परिवार में 3 ही प्राणी थे, वह, उसकी पत्नी सविता और बेटी दीपा। चंद्रवीर घर में किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। उसकी गृहस्थी की गाड़ी बड़े आराम से चल रही थी। 28 सितंबर 2018 को चंद्रवीर लापता हो गया। सविता के बताने के अनुसार चंद्रवीर अपने खेत का एक बड़ा हिस्सा बेचने के इरादे से घर से निकला था। शाम ढल गई और अंधेरा जमीन पर उतर आया तो सविता के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने अपनी बेटी दीपा को साथ लिया और पति चंद्रवीर को उन जगहों पर तलाश करने निकल गई जहां जहां वह उठता बैठता था। सविता और दीपा ने हर संभावित जगहों पर पति की तलाश की, उसके विषय में पूछताछ की, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा मिली। चंद्रवीर आज उन जगहों पर नहीं आया था। दोनों घर आ गईं। जैसे तैसे रात गुजर गई। सुबह सविता ने अरुण को बुलाकर बताया कि चंद्रवीर कल सुबह से घर से निकला है, अभी तक वापस नहीं लौटा है। उसे रिश्तेदारी में तलाश करो। अरुण अपने साथ 2 लोगों को लेकर उन रिश्तेदारियों में गया जहां जहां चंद्रवीर आना जाना करता था। उसने कितनी ही रिश्तेदारियों में मालूम किया, लेकिन चंद्रवीर कई दिनों से उन लोगों से मिलने नहीं आया था। 2 दिन की तलाश करने के बाद अरुण वापस आ गया। उसे मालूम हुआ कि 3 दिन बीत जाने पर भी चंद्रवीर घर नहीं लौटा है। उसने सविता को बताया कि चंद्रवीर किसी रिश्तेदारी में भी नहीं पहुंचा है। सुनकर सविता दहाड़े मारकर रोने लगी। अब तक पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि चंद्रवीर 3 दिनों से लापता है। गांव वाले चंद्रवीर की तलाश में सविता की मदद के लिए इकट्ठे हो गए। पूरे गांव में चंद्रवीर को ढूंढा जाने लगा। नदी, तालाब, खेत खलिहान, हर जगह चंद्रवीर को खोजा गया, लेकिन वो नहीं मिला। इन लोगों में चंद्रवीर का भाई भूरे भी था। भूरे से चंद्रवीर की बनती नहीं थी। वो चंद्रवीर के घर आता जाता नहीं था, लेकिन चंद्रवीर था तो सगा भाई, इसलिए उसकी तलाश में वो भी जान लड़ा रहा था। चंद्रवीर जब 5 दिन की खोज खबर के बाद भी नहीं मिला तो 5 अक्टूबर 2018 को भूरे ने गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में चंद्रवीर के लापता होने की सूचना दर्ज करवा दी। नंदग्राम थाने के तत्कालीन SHO पुलिस टीम के साथ सिकरोड गांव में स्थित सविता के घर पहुंच गए। सविता 5 दिनों से आंसू बहा रही थी। दीपा भी पिता की याद में सिसक रही थी। वो एकदम बेसुध और बेहाल सी नजर आ रही थी। SHO ने सविता के सामने पहुंचकर उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, देखो रो मत, चंद्रवीर की तलाश करने में हम लोग पूरी जान लड़ा देंगे। तुम हमें ये बताओ कि चंद्रवीर के घर से जाने से पहले तुम्हारा क्या चंद्रवीर से झगड़ा हुआ था? नहीं, मैं उनसे आज तक नहीं लड़ी, वो भी मुझसे नहीं लड़ते थे। वो दिल के बहुत अच्छे और नेक इंसान थे। मुझे और अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। सविता ने आंसू पोंछते हुए कहा। चंद्रवीर ने जाने से पहले तुम्हें बताया था कि वो कहाँ और क्यों जा रहा है? SHO ने दूसरा प्रश्न किया। कहाँ जा रहे हैं ये भी नहीं बताया था। मेरे सामने वो घर से नहीं निकले थे साहब, वो अंधेरे में ही निकल कर चले गए थे। हम माम बेटी तब सोई हुई थी। तुम्हें किसी पर संदेह है? मेरे पति का अपने भाई भूरे से संपत्ति विवाद रहता था। मुझे लगता है कि वो अंधेरे में घर से नहीं गए, बल्कि उन्हें अंधेरे में गायब कर दिया गया है। ये काम भूरे ने किया है साहब। उसने शायद मेरे पति की हत्या कर दी है। ये पक्का हो? ऐसा तो नहीं कह सकते।
जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या भूरे ने संपत्ति विवाद के कारण चंद्रवीर को लापता करने की हिमाकत की है, एसएचओ ने कहा और उठकर उन्होंने एसआई को भूरे को पकड़कर थाने लाने का आदेश दे दिया। आवश्यक जानकारी जुटा लेने के बाद एसएचओ अकेले ही थाने लौट आए। एसआई अपने साथ 2 कांस्टेबल लेकर भूरे को हिरासत में लेने के लिए निकल गए थे। थोड़ी देर में ही भूरे को लेकर एसआई और कांस्टेबल थाने आ गए। भूरे ने कभी थाना कचहरी नहीं देखा था, वो काफी डरा हुआ था। आते ही उसने एसएचओ के पांव पकड़ लिए। साहब, मुझे क्यों पकड़ा है आपने? मैंने ऐसा क्या अपराध किया है? तुमने अपने भाई चंद्रवीर को कहाँ लापता किया है भूरे? एसएचओ ने उसे खुद से परे कर सख्त स्वर में पूछा। मैं चंद्रवीर को कहाँ लापता करूंगा साहब, वो मेरा भाई है। तुम्हारा अपने भाई से संपत्ति का विवाद था? नहीं साहब, भूरे तुरंत बोला, हमारा आपस में संपत्ति का बंटवारा बहुत प्रेम से हुआ था। कौन कहता है कि हमारा संपत्ति का विवाद था? सविता कह रही है। एसएचओ ने भूरे को घूरते हुए कहा, सविता का कहना है कि संपत्ति विवाद में तुमने उसके पति को लापता किया है और उसकी हत्या कर दी है। ये सुनते ही भूरे ने सिर थाम लिया। कुछ देर तक वो स्तब्ध सा बैठा रहा, फिर तैश में आकर बोला, सविता मुझसे जलती है साहब, वो मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। आप ही बताइए, मैंने ये काम किया होता तो थाने में आकर खुद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों लिखवाता? रिपोर्ट लिखवाने से तुम निर्दोष थोड़ी हो गए। हम तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे। बेशक तलाशी लीजिए साहब, मैं अपने माँ बाप की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। चंद्रवीर कहाँ गया? मैं नहीं जानता। एसएचओ को लगा भूरे सच कह रहा है, लेकिन वो पूरी तसल्ली कर लेना चाहते थे। उन्होंने भूरे को साथ लिया और उसके घर की तलाशी ली। उन्हें उसके घर में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे यह साबित होता कि भूरे ने चंद्रवीर की हत्या की है या उसे लापता किया है। उन्होंने भूरे को छोड़ दिया। पुलिस कई दिनों तक चंद्रवीर को अपने तरीके से तलाश करती रही। सविता ने इस बीच ये शक भी व्यक्त किया कि उसके पति की हत्या करके भूरे ने शव उसके घर में या अपने घर में गाड़ दिया है। अपना शक दूर करने के लिए पुलिस ने भूरे और चंद्रवीर का आंगन और कमरों को खुदवा कर भी देख डाला, लेकिन तब भी कोई ऐसा सूत्र नहीं हाथ आया जिससे समझा जाता कि चंद्रवीर की हत्या करके उसका शव जमीन में दबा दिया गया है। पुलिस ने चंद्रवीर के मामले में काफी माथापच्ची की। जब कोई सुराग हाथ नहीं आया तो पुलिस ने चंद्रवीर के लापता होने वाली फाइल वर्ष 2021 में बंद कर दी गई। सविता ने दिल पर पत्थर रख लिया। पहले चोरी छिपे अरुण से उसकी आशनाई चलती थी, अब तो अरुण का ज्यादा समय उसी के घर में बीतने लगा। सविता अपनी बेटी की गैरमौजूदगी में अरुण के साथ रास रचाती। उसने यह आस पड़ोस में जाहिर करना शुरू कर दिया था कि चंद्रवीर के बाद अरुण उसके परिवार का सच्चे मन से साथ दे रहा है। लोगों को क्या लेना देना था? वैसे भी लोगों की नज़र में अरुण सविता का चचेरा देवर था, कोई गैर नहीं था। समय तेजी से सरकता रहा। चंद्रवीर को लापता हुए पूरे 4 साल बीत गए। तब 2021 में बंद हुई एकाएक उसकी बंद धूल चाट रही फाइल दोबारा से खुल गई। दरअसल 4 अप्रैल 2022 को गाजियाबाद के नए नियुक्त हुए एसएसपी मुनिराज जी ने वो तमाम फाइलें खुलवाईं जिनके केस अनसुलझे थे। इन्हीं में एक फाइल चंद्रवीर की भी थी। एसएसपी मुनिराज जी ने ये फाइल थाना नंदग्राम गेट से लेकर क्राइम ब्रांच की एसपी दीक्षा शर्मा के हवाले कर दी। दीक्षा शर्मा ने इस केस की जांच इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सौंप दी। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ने पूरी फाइल का गहराई से अध्ययन किया तो उन्हें लगा कि चंद्रवीर कोई बच्चा नहीं था जिसे चुपचाप गोद में उठाकर लापता कर दिया गया हो। ये काम 2 या उससे अधिक लोग कर सकते हैं। वो लोग जब चंद्रवीर के घर में आए होंगे तो कुछ शोर शराबा होना चाहिए था। चंद्रवीर को खामोशी से गायब नहीं किया जा सकता। अगर कुछ आहट वगैरह हुई तो सविता और उसकी बेटी ने जरूर सुनी होगी। पूछताछ इन्हीं से शुरू की जाए तो कुछ सूत्र हाथ आ सकता है। इंस्पेक्टर अपने साथ पुलिस टीम को लेकर सविता के घर पहुंच गए। तब सविता घर पर नहीं थी, उसकी 16 वर्षीय बेटी दीपा घर में ही थी। इंस्पेक्टर ने उससे ही पूछताछ शुरू की। दीपा को सामने बिठाकर उन्होंने गंभीरता से पूछा, तुम्हारा नाम दीपा है न बेटी? जी। दीपा ने सिर हिलाया। तुम्हारे पापा रात के अंधेरे में लापता हुए, क्या ये बात ठीक है? सर। दीपा गहरी सांस भरकर एकाएक रोने लगी। इंस्पेक्टर ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। मुझे इतना अनुभव तो है बेटी की कोई बात तुम्हारे सीने में दफन है जो बाहर आना चाहती है, लेकिन तुम्हारी हिचक उसे बाहर आने से रोक रही है। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं न दीपा? दीपा ने आंसू पोंछे और सिर हिलाया। हाँ सर, मेरे दिल में एक बात 4 साल से दबी पड़ी है। मैं बताती तो किसे? माँ को बताने का मतलब होता मेरी भी मौत। चाचा को भी नहीं बता सकती थी, वो माँ से मिले हुए हैं।
आस पड़ोस में बताती तो मेरे पिता की बदनामी होती। इंस्पेक्टर की आंखों में चमक आ गई। चंद्रवीर के लापता होने का राज दीपा के दिल में छिपा हुआ है, ये समझते ही वो पूरे उत्साह से भर गए। सहानुभूति से उन्होंने दीपा के सिर पर फिर हाथ घुमाया। देखो दीपा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पापा के साथ न्याय हो। मुझे बताओ तुम्हारे मन में कौन सी बात दबी हुई है। डरो मत, अब तुम्हारी सुरक्षा हम करेंगे। सर, मेरे पिता की हत्या हो चुकी है। मेरी माँ और चाचा अरुण ने उन्हें मारा है, दीपा ने बताया। ये हत्या मेरी माँ के चाचा से अवैध संबंधों के कारण हुई है। ओह, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा था पिता की हत्या होते हुए? इंस्पेक्टर ने पूछा। जी हाँ, उस दिन 28 सितंबर 2018 की रात थी। अरुण चाचा को माँ ने आधी रात को घर बुलाया। पापा गहरी नींद में थे। अरुण चाचा ने साथ लाए तमंचे से मेरे पापा के सिर में गोली मार दी। मैं बहुत डर गई, मैं कंबल में दुबक गई। मुझे नहीं पता कि दोनों ने पापा की लाश का क्या किया। सुबह माँ ने पापा के रात में कहीं चले जाने की बात उड़ा दी और उन्हें तलाश करने का नाटक करने लगी। मैं तुम्हें सरकारी गवाह बनाऊंगा। तुम्हारी सुरक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है बेटी, इंस्पेक्टर ने कहा और उठकर खड़े हो गए। उन्होंने यह बात तुरंत एसपी दीक्षा शर्मा को बताकर उनसे आदेश मांगा। एसपी दीक्षा शर्मा ने सविता और अरुण को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। क्राइम ब्रांच टीम ने 13 नवंबर 2022 को सविता को अरुण के घर से अरुण के साथ ही हिरासत में ले लिया। दोनों को क्राइम ब्रांच के ऑफिस में लाया गया और उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों टूट गए। सविता ने अपने पति की हत्या अरुण के साथ मिलकर करने की बात कबूल करते हुए बताया, साहब, मेरे अपने देवर अरुण से अवैध संबंध हो गए थे। एक दिन चंद्रवीर ने हमें आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। उसी दिन से वो मुझे बात बात पर गाली देता और मारता था। मैं कब तक मार खाती। मैंने अरुण को उकसाया तो उसने चंद्रवीर की हत्या करने के लिए 28 सितंबर 2018 का दिन तय किया। वो पहले अपने माँ बाप को मेरठ में अपने दूसरे घर में छोड़ आया, फिर उसने अपने घर में गहरा गड्ढा खोदा। 28 सितंबर की रात को वो तमंचा लेकर मेरे इशारे पर घर में आया। चंद्रवीर तब खा पी कर चारपाई पर गहरी नींद सो गया था। अरुण ने उसके सिर में गोली मार दी। मैंने चंद्रवीर के सिर से निकलने वाले खून को एक बाल्टी में भरने के लिए चारपाई के नीचे बाल्टी रख दी। ऐसा इसलिए किया कि खून से फर्श खराब न हो। तुम लोगों ने लाश क्या उसी गड्ढे में छिपाई है जिसे अरुण ने खोद कर तैयार किया था? इंस्पेक्टर ने प्रश्न किया। जी सर, अरुण ने मुंह खोला। मैंने 7 फुट गहरा गड्ढा अपने घर में खोदा था। लाश और खून सना तकिया उसी में डालकर मिट्टी भर दी, फिर उस पर पहले की तरह फर्श बनवा दिया। पति की हत्या कर शव ठिकाने लगाने के बाद भी सविता नंदग्राम थाने में हर सप्ताह चक्कर लगाकर पति को ढूंढने की गुहार लगाती थी। हत्या की बात कबूल करने के बाद अरुण उर्फ अनिल और सविता को विधिवत हिरासत में लेकर उन पर आईपीसी की धारा 302, 201 व 120 बी के तहत केस दर्ज कर लिया गया। मजिस्ट्रेट, क्राइम ब्रांच की टीम और एसपी दीक्षा शर्मा की मौजूदगी में अरुण के कमरे में गड्ढा खुदवाया गया तो उसमें तकिया और चंद्रवीर की सरीगली लाश मिली गई, जिसे बाहर निकालकर कब्जे में ले लिया गया। अरुण और सविता को न्यायालय में पेश करके 2 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया गया। क्राइम ब्रांच ने रिमांड अवधि के दौरान अरुण से तमंचा और एक कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली। वो बाल्टी भी कब्जे में ले ली गई, जिसमें चंद्रवीर को गोली मारने के बाद सिर से निकलने वाला खून इकट्ठा किया गया था। खून बाथरूम में बहाकर पानी चला दिया गया था। बाल्टी का इस्तेमाल सविता ने नहीं किया था, उसने बाल्टी धोकर कोल्की में रख दी थी। कुल्हाड़ी के बारे में पूछने पर अरुण ने बताया, सर, चंद्रवीर के हाथ में चांदी का कड़ा था जिस पर उसका नाम खुदा हुआ था। इस कुल्हाड़ी से मैंने उसका हाथ काटकर केमिकल फैक्ट्री के पीछे गड्ढा खोद कर दबा दिया था। हाथ इसलिए काटा होगा कि कड़े से लाश पहचान ली जाती। क्यों? इंस्पेक्टर ने पूछा। जी हाँ, अगर लाश पुलिस के हाथ आती तो तब तक वो सड़ चुकी होती, लेकिन इस कड़े से यह पता चल जाता कि लाश चंद्रवीर की है, अरुण ने कबूल करते हुए बताया। क्राइम ब्रांच की टीम अरुण को केमिकल फैक्ट्री के पीछे लेकर गई। वहां अरुण ने एक जगह बताई जहां पुलिस ने खुदाई करके हाथ का पिंजर बरामद कर लिया। सभी चीजें सीलमोहर कर कब्जे में ले ली गई। सविता और अरुण को 2 दिन बाद न्यायालय में पेश किया गया तो वहां से दोनों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का आदेश दे दिया। पुलिस टीम अब चंद्रवीर की लाश जो अस्थिपंजर के रूप में थी का डीएनए टेस्ट करवाने के प्रयास में थी, ताकि यह साबित किया जा सके कि 7 फुट गहरे गड्ढे से बरामद लाश चंद्रवीर की ही है। जिस औरत की खुशियों के लिए चंद्रवीर हमेशा एक पांव पर खड़ा रहता था,
उसी औरत ने क्षणिक सुख पाने के लिए अपने देवर पर खुद को न्यौछावर कर दिया और उसी के साथ मिलकर अपने पति चंद्रवीर की जघन्य हत्या कर दी। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्चे केस के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।